स्वागत है आप सभी का इस खास शो में। मैं हूं अमायरा और मेरे साथ है आज स्टूडियो में प्रभात गोस्वामी जी। और यही नहीं, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। एक ऐसा नाम जो हिंदी साहित्य की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। एक कवि, आलोचक, लेखक और मीडिया विशेषज्ञ। उनकी बेबाक टिप्पणियां, अनोखी लेखनी हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल धरोहर है, जो शब्दों को सिर्फ लिखते नहीं है, जीते भी हैं। स्वागत है बहुत बहुत आपका कृष्णकल्पित जी और प्रभात सर जी। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी प्रभात। और आज परिचय का कोई आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन हमारी एक परंपरा है कि जब भी कोई मेहमान हमारे साथ आता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत से ऐसे श्रोता भी जुड़े रहते हैं जो नए नए लोगों से मिलकर और पुराने लोगों से मिलकर अपनी बात हम तक पहुंचाते भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आइए सुनते हैं हमारे आज के मेहमान का परिचय। बॉक्स एफएम पर आज एक खास मुलाकात हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर से। स्वागत कीजिए कृष्णकल्पित का। कवि, आलोचक, लेखक और प्रसार भारती के पूर्व अपर महानिदेशक, जिन्होंने अपनी अनूठी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनकी कविताएं सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि समय, समाज और सत्ता की गहरी पड़ताल है। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। उनके कविता संग्रह शराबी की सूक्तियाँ खासे चर्चित रहे, जिसमें उन्होंने व्यंग और यथार्थ को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इसके साथ भीड़ से गुजरते हुए बढ़ई का बेटा, बागे दिल जैसी 7 कविता संग्रह, हिंदी नामा, हिंदी का प्रथम काव्य रहस्य, जाली किताब और राजस्थानी काव्य संग्रह सहित अनेक कृतियों के रचयिता कवि श्री कृष्णकल्पित अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए भी खासे चर्चा में रहते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन के निदेशक और अपर महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने मीडिया और संचार की दुनिया में नए प्रतिमान गढ़े। उनकी आलोचना और लेखन साहित्यिक परंपरा और समकालीन चिंतन के बीच एक पुल का काम करते हैं। आज हम कृष्णकल्पित जी के सफर, उनकी रचनाएं और उनके विचारों की गहराइयों से रूबरू होंगे। एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का अवसर जो शब्दों को सिर्फ रचता नहीं बल्कि उन्हें जीता भी है। तो तैयार हो जाइए साहित्य, विचार और रचनात्मकता के इस अनोखे अनुभव के लिए। स्वागत कीजिए कृष्णकल्पित जी का। स्वागत है सर आपका। प्रभात जी नमस्कार आपको, और बॉक्स एफएम इस समय जो सुन रहे हैं उन सब श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और ख़ास तौर से मुकुल गोस्वामी जी और बॉक्स एफएम का मैं आभारी हूं कि आज उन्होंने इस प्रतिष्ठित बातचीत के कार्यक्रम में मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। नमस्कार। सर, बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहले हम अतीत की ओर चलते हैं। आपका जन्म फतेहपुर शेखावटी जैसे एक रेगिस्तानी इलाके में हुआ और शिल्पकारों के परिवार में हुआ। हमें थोड़ा सा आप उस माहौल में ले जाते हुए अपने परिवार और अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। मूलतः रतनगढ़ के रहने वाले हैं। आप बीकानेर के हैं, आप जानते होंगे कि रतनगढ़ विद्वानों का कस्बा कहलाता है। लेकिन मेरा जन्म फतेहपुर शेखावटी में हुआ। क्यों हुआ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा 1 मिनट बताना पड़ेगा कि हम रतनगढ़ के शिल्पकार परिवार के लोग हैं। हमारे परदादा महाराष्ट्र चले गए थे और वहीं पे उन्होंने अपनी जब इन जायदाद बनाई और सारी चीज़ें आते रहे। उसके बाद मेरे दादाजी जो थे वो गांधी जी से जुड़े। 1940 सेवाग्राम जो आश्रम है प्रभात जी, जो बड़ा मशहूर है, उसका जो निर्माण जो करवाया था, उसमें मेरे दादाजी वहाँ पे काम करते थे कि इंचार्ज थे कि सारा आना। तो गांधी जी के आंदोलन में वो शामिल हो गए थे और उनके साथ वो 8 वर्ष रहे वहाँ पे। और मेरे माँ और पिताजी का जो विवाह हुआ वो सेवाग्राम में ही हुआ। मेरी बुआ का भी वहाँ हुआ। और वो हाँ, तो खादी के कपड़ों में ये विवाह हुआ, क्योंकि वो तो जानते हैं सेवाग्राम में कि मेरे पिता और माँ का जो विवाह हुआ वो खादी के कपड़ों में सेवाग्राम में तो विवाह हो गया। विवाह होके जब वो अपने शेखावाटी वापस आए अपने घर में, तो वो खादी के कपड़े पहन के और उघाड़े मुंह उस समय, तो पूरा गांव मतलब इकट्ठा हो गया देखने के लिए कि साहब कोई बहू राजस्थान में ऐसी आई है जिसने घूंघट नहीं निकाल रखा है। तो वो एक क्रांतिकारी कदम था उस वक्त में। तो जो भी था, तो वो 8 वर्ष तक वहाँ रहे
और उसके बाद मेरे पिता चित्रकार थे और वो कलकत्ता में कॉमर्शियल डिजाइनिंग के मेरे बड़े भाई जो हैं देव, उनका जन्म भी कलकत्ता में हुआ, लेकिन वहाँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा पिताजी का, तो उन्हें कलकत्ता छोड़ना पड़ा। तो छोड़ करके वो फतेहपुर आए, जो आप जानते हैं कि वहाँ का सरस्वती पुस्तकालय है, एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय है। तो वो मतलब वो वातावरण और कलकत्ता का वो रास नहीं आया, तो वो यहाँ आकर के वो चित्रकला के अध्यापक हो गए और सरस्वती पुस्तकालय का जिम्मा संभालने लगे। वहीं पे मेरा जन्म हुआ। और जब मैं 1 वर्ष का था तब हम फतेहपुर से चले गए बगड़ झुंझुनू के पास एक कस्बा है और बड़ा मशहूर कस्बा है शिक्षा के लिए। तो वहाँ पे मेरे पिता को वहाँ के स्कूल के जो लिखते वो ले गए कि आप यहाँ आ जाइए। तो मेरा 1 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक का समय बगड़ के घर में गुजरा। वहाँ से मैंने, शिक्षा की नगरी है बगड़, और पीरामल जैसे सेठ हैं, रूंगटा जैसे सेठ हैं ईश्वरी, और वहाँ के वो हैं। और बीए मैंने झुंझुनू से किया, मोतीलाल कॉलेज से। रोज़ाना आता जाता था मैं। और उसके बाद ये मेरा बचपन का वो पूरा गुजरा। और उसके बाद 77 में मैं एमए करने के लिए जयपुर आता हूँ। तो एक संक्षेप में मैंने आपको वो आउटलाइन बताई है। जी देखिए, रेगिस्तान जहाँ मैं भी जिससे ताल्लुक़ रखता हूँ, बीकानेर से, जहाँ काली पीली आंधियाँ होती थी, उन दिनों की जो परिस्थितियाँ थी, पानी की कमी थी, बहुत कठिन परिस्थितियों में रेगिस्तान के लोग रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में चलते हुए आपके मन में कब ये ख्याल आया कि आप भी साहित्य की ओर जाना चाहते हैं? देखिए, गजानन वर्मा एक बहुत बड़े गीतकार राजस्थानी के रतनगढ़ के मेरे पिताजी के दोस्त थे। आपने काली पीली आंधी की याद दिला दी पहले तो मैं कि काली पीली आंधी आई, खंख चढ़ो आसमान रे, वाह, धरती अब पसवाड़ो फेरे, जाग मजूर किसान रहे। क्या बात। ये उनका था। और काली पीली आंधी की याद दिला दी तो मैं तो स्मृतियों में खो गया। वो आती थी एकदम काली पीली आंधी, और सब कहते थे अंदर घुस जाओ, और वो सारी टिड्डियों का हमला, और वो सारी चीज़ें आप भी जानते हैं, उसी इलाके के हम हैं। ऐसा था प्रभात जी कि बड़ी दिलचस्प है मेरे साहित्य में आने की कहानी। वैसे तो ठीक है कि मेरे दादाजी बड़े विद्वान थे फारसी के, और उन्होंने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया। और वो साहित्य और प्राचीन साहित्य बड़े पढ़ते थे। वो तो हमारे घर में किताबें थी सारी, महाभारत, उपनिषद, जितना भी प्राच्य साहित्य हो सकता है मेरे घर में उपलब्ध था जी। तो अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आता था तो भी मैं पढ़ता रहता था। कई बार कोई कहानी पढ़ के आनंद आ जाता था। बाकी दर्शन की इतनी महान गुत्थियाँ तो समझ में आती नहीं थी, लेकिन पढ़ने की आदत पड़ गई मुझे जी। और मैं अपने पिता की देखा देखी चित्रकार बनना चाहता था। अच्छा। और मैं बहुत अच्छा चित्रकार था। मतलब अच्छा का मतलब है कि 15 साल की उम्र तक की मैं बनाता था, चित्र बनाता था पिता को देख करके, और फिर अपनी तरह से भी बनाने लगा। और फिर मैं ऐसे भी काम करता था कि मतलब अपने खर्चे के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कैसे परिवारों से आए हैं, तो मतलब अध्यापक जो थे उनको बहुत कम तनख्वाहें मिलती थी। तो एक बार मैंने उस स्कूल का नया फर्नीचर बना, तो फर्नीचर के पीछे वो नंबर लिखने थे उसके, तो वो मैंने 15-16 साल का था, तो मैं वो सारी आर्ट जानता था, पिताजी करते थे। तो मैंने कहा कि मैं लिख दूंगा इसमें। तो उससे मुझे काफ़ी पैसा मिला, मतलब 1000-1500 फर्नीचर पे मैंने वो लिखा। तो मैं चित्रकार बनना चाहता था। फिर अचानक ऐसा हुआ कि ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि उस ज़माने में अकाल पड़ा एक। अकाल पढ़ते रहते थे, मतलब आप जानते हैं, आप तो कवर भी किया है। तो उस समय ये काला बाजारी शुरू हो गई, और आप जानते हैं कि अकाल के क्या क्या मतलब लोग परेशान होते हैं। वैसा अकाल तो नहीं था जो 56 जैसा था, लेकिन बीच बीच में अकाल पड़ता है तो उसमें गरीबों की शामत आती है, काला बाजारी शुरू हो जाती है, अनाज महाजन लोग इकट्ठा करते हैं, महंगे बेचते हैं, ऐसा कुछ था। तो मैं 15-16 साल का था, तो मैंने उस अकाल के समय जो वहाँ का महाजन भी वही काम कर रहा था सारी चीज़ें, तो मेरे जो और क्या क्या था, हरियाली सूख गई थी, लोग पानी के लिए तरस रहे थे। तो मैंने 3 कविताएं लिखी। लोग कहते हैं कि मैंने गीत से शुरू किया, नहीं, मैंने फ्री वर्स से कविता लिखनी शुरू की। देखिए, तो मैंने 3 अकाल डायरी से 3 कविताएं, ये मेरी पहली कविताएं थी, 3 कविताएं। और उसमें मैंने अकाल का वर्णन किया, दूसरे में क्या क्या हालत है, तीसरे में उस महाजन का मैंने नाम लेकर के आलोचना कर दी
अच्छा। कि ये इस नाम का महाजन काला बाजारी कर रहा है। 15 साल का जैसी कविता लिख सकता है, कोई महान नहीं है। और उस कविता को मैंने राजस्थान पत्रिका में छपने के लिए भेज दिया जी। तो श्री गोपाल जी पुरोहित वो संडे एडिशन छापते थे, तो उन्होंने अगले ही अंक में बड़ी सारी तस्वीरों के साथ वो जो अकाल की तस्वीरें नहीं होती, ज़मीन फटी हुई ज़मीनें और वैसी तस्वीरें लगा के सेंसेशनल तरीके से अकाल की वो अकाल डायरी से 3 कविताएं कृष्ण कल्पित में छोटा सा ही था वो छाप दी। संडे को अखबार आ गए साहब। तो गांव में साहब वो महाजन क्या है कि उसको उसके चमचों ने कहा दिया कि ये तो तुम्हें बदनाम कर रहा है ये, और तुम्हारा नाम लिखा है कि तुम काला बाजारी करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो वो चला गया पुलिस स्टेशन और शिकायत लिखवाने। मेरी आप लोग कहते हैं कि कल्पित जी विवादास्पद आप क्यों रहते हैं? अरे मेरे तो जन्म पत्री में ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि पहली कविता जो लिखी उसमें पुलिस पहुंच गया। तो पुलिस नई चौकी खुली थी, थाना तो नहीं था बगड़ में, झुंझुनू था। तो वो जानता था, वो मेरे पिताजी को जानता था। तो वो आया, मतलब उसको लेकर के पिताजी को बोले वो कहाँ है? तो मेरे को देखा तो उसने थानेदार ने उसको डांटा महाजन को। अरे बोले टाबर है, इसके पीछे क्यों पड़ा है यार, क्या कर दिया इसने, क्यों मतलब कर रहा है तू? तो बड़ी मुश्किल से मतलब वो FIR उसकी दर्ज नहीं की बच्चा देख के मुझे छोड़ दिया गया। हो सकता है मैं बड़ा होता तो मुझे डाल देते अंदर, या क्या होता वो एक अलग चीज़ है। तो इस तरह से फिर जो आसपास के जो पत्र थे, झुंझुनू में एक चिट्ठी नाम का पत्र छपता था, जैसे छोटे छोटे पत्र नहीं है, उसमें मैं भेजने लगा अपना लिख के छोटे छोटे लेख और ये सारी चीज़ें तो छपने लगी। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को तो मैं चित्रकला मैंने पूरी तरह से छोड़ ही दी। हालांकि करता रहा, कविता के पोस्टर मैंने बहुत बनाए, लेकिन मैंने दिल से तभी दिया था कि अब मुझे कविता या साहित्य में ही करना है। अब कितना कर पाया, क्या हुआ, लेकिन ये प्रतिज्ञा मेरी 15-16 साल की थी जब मैंने चित्रकला को छोड़ करके साहित्य को अपनाया। जी बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई एकाध अंश याद हो उस अकाल की कविता का तो हमारे श्रोताओं को आप सुनाएं। वो कविता तो कहते तो मैं लेके आता, वो अच्छा। ऐसा था कि पहले तो खेजड़ी के वृक्ष और सूने पड़े खेत का वर्णन है। फिर एक कोई मर गया था कोई भिखारी भूख से, उसका वर्णन उसमें किया। फिर जो ऐसे वक्त में जो ये बुरे काम करते हैं और लोगों को बहकाते हैं उनका वर्णन किया। तो वो कविता तो अभी मेरे पास नहीं है, केवल इस तरह के एक 15 साल के वर्णन उसमें था वकाल का। वो था, लेकिन उससे घटना ये घटी कि वो नाम के कारण वो विवादास्पद हो गई। लेकिन उससे मुझे लगा कि मैं शायद इस क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। जी। एक बार हम बहुत से लोगों से बात करते हैं इस मंच पे, और लगभग जो लेखन के क्षेत्र में आता है वो सबसे पहले कविता ही करता है। तो इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण है कि कविता के प्रति आम आदमी के मन में एक विशेष लगाव होता है, या कोई और भी कारण है कि हर आदमी अपने जीवन की शुरुआत, हर लेखक कविता से ही क्यों करता है? कविता कोई विधा नहीं। कविता तो दुनिया में जो भी पैदा होता है वो हर बच्चा कवि होता है और गायक होता है। मतलब वो अपने को तलाशता है, वो खुद नहीं लिख पाता तो कुछ पढ़ता है या कोई कोशिश ज़रूर करता है। जैसे आजकल जो आप बाढ़ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कविताओं की, वो कविताएं नहीं है, वो दिल की भावनाएं हैं जो लिख रहे हैं। अच्छा, ये भी कोई बुरी बात नहीं है कि कोई दूर दराज की लड़कियां, औरतें अपनी अभिव्यक्ति कर रही हैं, वो कलात्मक रूप से उस तरह से उस स्तर पे नहीं है, लेकिन उसको हम पूरी तरह नकार नहीं सकते। तो कविता तो के पास ही होती है, लेकिन वो खुद कवि बन जाए आदमी और धीरे धीरे मतलब उस पगडंडियों पर चलता हुआ, तो कविता एक ऐसा है कि ये साहित्य में पहले गान ही फूटा था और सारी चीज़ें कविता से ही सब शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे गद्य की और दूसरी विधाओं की तरफ, और थोड़े दिन के बाद, क्योंकि कविता आपको ख्याति देती है। कविता उस तरह से मेहनत नहीं मांगती जैसे कि गद्य मांगता है कि कोई कहानी लिखेंगे तो कविता तो चलते चलते भी आपको सूझ सकती है, चलते चलते भी कोई फ्लैश आपके दिमाग में आ सकता है और उसको कविता लिखने की प्रक्रिया ये है। तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी में जो संवेदनशीलता होती है वही कविता होती है उसकी। हर आदमी में कविता होती है। क्या बात। कुछ लोग कवि बन जाते हैं और एक आदमी अच्छी पंक्ति सुनता है, कोई मजदूर, वो कवि नहीं है, लेकिन अगर उसके दिल को वो बात छू गई तो उतना वो कवि है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए ये एक प्राकृतिक विधा है।
मतलब जी। इसलिए हर मनुष्य आता है, सभी राजनेता भी कविता लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, सभी तरह की अपनी व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्राकृतिक चीज़ है, जैसे संगीत प्राकृतिक है वैसे ही शब्द में कोई व्यक्त करते हैं। तो इसलिए ये इतनी सहजता से आता है, और उसके बाद आदमी निर्णय करता है कि अब मैं व्यंग लेखन में जाऊं, या मेरा गद्य अच्छा है, या कहानियाँ अच्छी है। और कवियों को मैं भी लिखता था, तो आप गद्य लिखा कीजिए, गद्य लिखा कीजिए, कविता तो बहुत लिखी जा रही है। कविता बहुत मुश्किल विधा है, मुश्किल इसलिए कि बड़ी आसान जितनी नज़र आती है ना उतनी ही मुश्किल है। क्योंकि कहानी में पहचान बनाना, गद्य में पहचान बनाना वो एक है, कविता में पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतना बड़ा ये क्षेत्र है, और उसमें नई बात कहना बड़ी मुश्किल है। जी, मतलब इतनी 5000 2500 साल पहले ऋग्वेद से शुरू होकर के जितनी कविताएं जो लिखी गई हैं जी, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। जी, श्रोताओं, इस समय बॉक्स एफएम पर आप सुन रहे हैं कवि साहित्यकार श्री कृष्ण कल्पत जी को। अगर आप भी उनसे कोई सवाल करना चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर 7133990969 पर और 9116565744 पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास पूछने जितना वक्त नहीं है तो हमारे चैट रूम में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल आप कल्पित जी से कर सकते हैं। हम आपके सवाल को उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस समय कल्पित जी। बातचीत का इस सिलसिला शुरू से लेके और आगे भी बढ़ेगा, लेकिन आइए सुनते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ चाहने वाले हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बॉक्स एफएम के श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम अजंता देव है और मैं कविताएं लिखती हूँ। आज बॉक्स एफएम पर सुप्रसिद्ध कवि कृष्ण कल्पित को आप लोग सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उनकी कविताएं बहुत अच्छी लगेंगी। कृष्ण कल्पित की कविताएं जो हैं, उन्हें अगर मैं एक किसी वाक्य में समझाना चाहूँ तो वो बहुत प्रोवोकेटिव लिखते हैं। ये उनकी स्टाइल है, और उनकी इस स्टाइल की वजह से ही लगातार उनकी कविताओं पर, उनके लिखे पर विवाद होते रहते हैं और हिंदी साहित्य में एक हलचल बनी रहती है। उनकी कविताओं को लेकर अगर बात की जाए तो कृष्ण कल्पित की कविताएं न केवल एक बड़े विस्तार की बात करती हैं, बल्कि उनकी कविताओं में आपको छोटे छोटे डिटेलिंग्स भी मिलेंगे। उनकी कविताओं में गेयता खूब है, क्योंकि सबसे पहले कृष्ण कल्पित ने गीत ही लिखने शुरू किए थे। उनके गीतों की खूब चर्चा हुई है। उनका एक प्रसिद्ध गीत है, राजा रानी प्रजा मंत्री, बेटा इकलौता, माँ से कथा सुनी थी जिसका अंत नहीं होता। ये देश भर में लोगों ने इस गीत को पसंद किया, लेकिन उनकी जो फ्री वर्स की कविताएं हैं वो भी कम मारक नहीं है। हाल ही में उनकी कुछ किताबों की बड़ी चर्चा हुई। उनमें बागे बेदिल, हिंदनामा, वापस जाने वाली रेलगाड़ी और इस तरह की कई किताबों की कृष्ण कल्पित ने रचना की, और अब इन दिनों वह अपनी नई पांडुलिपि पर काम कर रहे हैं। चूंकि हम जीवन साथी भी हैं, तो मैं कृष्ण कल्पित को न केवल कवि के तौर पर बल्कि एक साथी के तौर पर भी पिछले 45 वर्षों से जानती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि वो पूरी तरह से कवि हैं। मतलब अगर हम ये बात करें कि घर के मामलों में या इस तरह की जो दुनियादारी की चीजें हैं, उसमें कृष्ण कल्पित का बिल्कुल मन नहीं लगता, और वो सारे काम लगभग मेरे ही जिम्मे हैं। वो पूरी तरह से कवि हैं। मतलब वो 24 घंटे उनका जो मन है वो केवल और केवल लिखने में रहता है। वो उसी में डूबे रहते हैं, उसी को लेकर बात करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये मानती हूँ कि कृष्ण कल्पित एक मतलब संपूर्ण कवि हैं, संपूर्ण रूप से कवि हैं। तो मैं बॉक्स एफएम के श्रोताओं से उम्मीद करती हूँ कि वो कृष्ण कल्पित की बातों को, उनके साथ जो संवाद हो रहे हैं उन्हें और उनके गीतों और कविताओं को बहुत दिलचस्पी के साथ सुनेंगे। मैं बॉक्स एफएम को शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार जी अजंता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया हमको। और आपने जो आखिर में कहा है सर, हम चाहते हैं कि कुछ गीत या कविता आप गुनगुनाएं हमारे श्रोताओं के लिए। जी जरूर। क्या आप कह रहे हैं कि गीत सुनना चाहेंगे? तो एक जो मेरा बहुत प्रिय गीत है
जी। मैंने जैसा कि कहा कि फ्री वर्स से शुरू किया, फिर मैंने गीत लिखे और वो गीत एक वक्त में धर्मवीर भारती ने प्रकाशित किए धर्मयुग में, बल्कि सारी अच्छी पत्रिकाओं में जब मैं बहुत युवा था उसी समय के ये सब गीत हैं। उस समय मैंने एक गीत लिखा था, लेखक जी तुम क्या लिखते हो, हम मिट्टी के घर लिखते हैं। वाह। ये भी धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था। इसमें ये कहने की कोशिश की है प्रभात जी कि हर क्रिएटिव आदमी से, चाहे वो कविता लिखता है, पेंटर है, सिनेमा बनाता है, उससे ये सवाल पूछा जाता है कि क्यों लिखते हो, आप भी लेखक हैं जी। कि आप के लिए लिखते हो, तो है उसका जवाब कई तरह से दिया जाता है। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, मैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपना वो करने के लिए। इसके बौद्धिक उत्तर भी दिए जाते हैं और दूसरी तरह के भी उत्तर दिए जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस बात का उत्तर किसी गीत में दिया जा सकता है क्या। वो गीत में दो बहुत छोटा सा गीत है जी जी। कि लेखक जी का मतलब यहाँ है हर क्रिएटिव आदमी। लेखक जी संबोधन है, मैं सुनाता हूँ। स्वागत। लेखक जी तुम क्या लिखते हो, लेखक जी तुम क्या लिखते हो, हम मिट्टी के घर लिखते हैं, हम मिट्टी के घर लिखते हैं, हम मिट्टी के घर लिखते हैं। धरती पर बादल लिखते हैं, बादल में पानी लिखते हैं। धरती पर बादल लिखते हैं, बादल में पानी लिखते हैं। मीरा के एक तारे पर हम कबीरा की बानी लिखते हैं। मीरा के एक तारे पर हम कबीरा की बानी लिखते हैं। सिंहासन की दीवारों पर, सिंहासन की दीवारों पर हम बागी अक्षर लिखते हैं, हम मिट्टी के घर लिखते हैं, हम मिट्टी के घर लिखते हैं। और अंतिम छंद है इसका। जब हम शाही से लिखते थे वो ज़माना बीत गया अब। कागज के सादे लिबास पर स्याही की बूंदों का उत्सव। कागज के, ये आनंद नई पीढ़ी नहीं ले सकती। कागज के सादे लिबास पर स्याही की बूंदों का उत्सव। ठहर गया लोहू में जैसे कोई खारा खारा अनुभव। फूलों पर खुशबू के लेखे, फूलों पर खुशबू के लेखे बंदूकों में डर लिखते हैं। हम मिट्टी के घर लिखते हैं, हम मिट्टी के घर लिखते हैं। बहुत खूबसूरत ये गीत आपने सुना होगा श्रोताओं अभी, और निरंतर हम आपको बता ही रहे हैं कि आज के इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं कवि साहित्यकार श्री कृष्ण कल्पित जी। बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। कृष्णदेव कल्पित से कल्बे कबीर कब बन गए? इसके पीछे कोई ख़ास वजह थी या उपनामों से लिखने की एक परंपरा भी रही है जिसका निर्वाह किया आपने? हाँ, ये भी एक था। जब मैं पटना में था, दूरदर्शन में डायरेक्टर था, डीडीजी था, तो मैं फेसबुक पे लिखता था या कहीं भी लिखता था तो बहुत लोग शिकायत करते थे कि ये सरकारी ऑफिसर हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जो भी है, 2-3 बार मुझसे पूछा गया। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा नाम रख लेना चाहिए जिससे कि मेरा जॉब अलग है, वो मैं करता हूँ, ये मेरी राइटिंग है, ये अलग है। तो इसी सिलसिले में मैंने कल्बे कबीर का मतलब हुआ, एक तो कल्ब होता है, दिल होता है जी उर्दू में, और कल्ब होता है, उसको कुत्ता भी कहते हैं। कल्ब मतलब बिना नुक्ते वाला, बिना तो कबीर का कुत्ता, मतलब कबीर की जो भाषा है, जो कबीर कूता राम का, जित खींचे तित जाए,
उस कबीर ने लिखा है ना, तो मैंने उसको करके कल्बे कबीर के नाम से मैंने लिखना शुरू किया। वो बड़ा पॉपुलर हो गया नाम, अभी भी बहुत लोग। अच्छा, उस समय क्या होता था कि टेलीफोन आते थे ना, साहब कल्बे कबीर साहब बोल रहे हैं क्या? मैंने कहा कौन बोल रहा है, मैं तो नहीं मतलब वो आता नहीं है ना, जी, मतलब बिल्कुल एक बिल्कुल सारी चीज़ें। तो वो भी दिलचस्प प्रसंग था, अभी भी। तो वो एक पेन नेम समझिए मेरा, वो सारी चीज़ें। तो उसमें फिर मैं मिस्टीरियस चीज़ें लिखने लगा कल्बे कबीर के नाम से। अभी भी लोग कहते हैं कि वो नाम, उस नाम से लिखा कीजिए। अब कितना लिखें, मतलब जो भी है। तो वो भी मेरा एक नाम समझिए कि उस नाम से भी मैंने लिखा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पहले आइए सुनते हैं कुछ और संदेश, कुछ और लोगों की मन की बात जो हम तक उन्होंने पहुंचाई है। समकालीन हिंदी कविता में कृष्ण कल्पित ऐसे कवि हैं जो अपनी कविताओं में मानवीय संवेदनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविताएं हास्य के लोगों की पीड़ा, सत्ता के षड्यंत्र, प्रेम की व्यथा और अस्तित्व के सवालों को नए दृष्टिकोण से देखती है। उनके लेखन में संवेदनशीलता, विद्रोह और गहरी अंतर्दृष्टि का मेल मिलता है। उनकी कविताएं केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि वे समाज और सत्ता की विसंगतियों को भी उजागर करती है। कृष्ण कल्पित की प्रेम कविताएं पारंपरिक प्रेम के दायरे से बाहर निकलकर अस्तित्ववादी चिंतन की ओर बढ़ती है। उनकी कविता नदी प्रेम और तृष्णा की गहरी अनुभूति को व्यक्त करती है। इस तरह देखता रहा बहती हुई नदी को, जैसे तुम्हें देखता हूँ मैं रेगिस्तान का आदमी, और किस तरह देखता बहती हुई नदी को। ये प्रेम में अधूरेपन की पीड़ा को दर्शाने वाली अत्यंत प्रभावशाली कविता है। इसी तरह उनकी कविता प्रेमिका प्रेम में अस्थिरता और अधूरेपन की पीड़ा को दर्शाती है। वह आई मेरे जीवन में एक अंतराल की तरह, मैं गया उसके जीवन में एक अनुच्छेद की तरह। कृष्ण कल्पित समाज के वंचित वर्ग की व्यथा को अपनी कविताओं में सशक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविता पूरे जंगल की खबर है बड़ई के बेटे को सत्ता और शोषण की क्रूरता को उजागर करती है। पूरे जंगल की खबर है बड़ई के बेटे को, वह खबर नवीस नहीं है, वह किसी को नहीं बताएगा ये खबर जो छुपी है उसके सीने पर। वह थोड़ी देर में चल देगा आरी उठाकर जंगल की ओर, एक एक पेड़ से बतलावन करता वह अचानक धर देगा आरी के दांतों को किसी सूखी हुई डाल पर। पूरा जंगल थिरकता रहेगा आरी की ताल पर। कृष्ण कल्पित इतिहास और संस्कृति के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखते हैं। उनकी कविता गांधी के बारे में इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करती है। गांधी मरे नहीं, वे सिर्फ गोली खाकर गिर पड़े थे। हर बार जब हम झूठ बोलते हैं गांधी फिर मारे जाते हैं। इसी तरह उनकी कविता महान शोक, ऐतिहासिक घटनाओं को मानवीय संवेदना से जोड़ती है। इतिहास में अनेक शोक हैं, पर सबसे बड़ा शोक अपने समय को ऐसा ही देखना है। कृष्ण कल्पित सत्ता और व्यवस्था की नीतियों पर तीखा व्यंग करते हैं। उनकी कविता लोकतंत्र में यह आक्रोश स्पष्ट रूप से झलकता है। अब जनता को किसी संसद की जरूरत नहीं, अब संसद को किसी जनता की जरूरत नहीं। उनकी एक अन्य प्रसिद्ध कविता सत्ता में भी व्यवस्था पर करारा प्रहार किया गया है। कृष्ण कल्पित मेहनतकश वर्ग की संवेदनाओं को भी बहुत संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं। उनकी कविता लकड़ियां चीरता बड़ई का बेटा इस बात को दर्शाती है। कृष्ण कल्पित की कविताएं मानवीय संवेदना की सशक्त अभिव्यक्ति है। वे प्रेम, पीड़ा, संघर्ष, अकेलेपन और सामाजिक अन्याय को अपनी कविताओं में बड़े ही प्रभावी और तीखे अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविताएं केवल भावनाओं का चित्रण नहीं, बल्कि समाज की वास्तविकता को आईना दिखाने का कार्य भी करती है। उनकी कविता पढ़ने के बाद पाठक केवल भाव विभोर नहीं होता, बल्कि सोचने पर भी मजबूर होता है। मैं प्रबोध कुमार गोविल, लेखन से मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दिनों गद्य पर ही काम कर रहा हूँ अपने उपन्यासों। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे रचनाकार की जिनकी कविताएं एक अलग असर छोड़ती हैं। मैंने सच बताऊं बहुत ज्यादा पढ़ी तो नहीं है उनकी कविताएं, उनके गद्य को पढ़ा है, लेकिन कुछ कविताएं जरूर मैंने पढ़ी भी हैं और स्वयं उनके मुंह से ही सुनी। कुछ समय पहले मुझे मौका मिला था चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक साहित्य उत्सव में जाने का, जहाँ मंच पर श्री कृष्ण कल्पित को सुनना एक खास अनुभव था। उनकी रचनाओं पर बात हो रही थी, उनकी कविताओं पर बात हो रही थी, और सबसे बड़ी बात ये कि कल्पित जी के व्यक्तित्व पर बात हो रही। मुझे लगता है कि आज के दौर में कृष्ण कल्पित ऐसे गिने चुने कवियों में हैं जो काव्य की एक परंपरा को, एक बेबाकी को, एक जिसको हम कहते हैं एक सच को कहने की जो काबिलियत है, उसे रखने वाली पीढ़ी कहलाती रही है। कल्पित जी का पद्य उस दौर की याद हमें दिला देता है जब कवि की कही हुई बात एक उगती हुई बात की तरह इस तरह माना जाता था, मानो धुएं की एक लकीर ऐसी उठने वाली है जो कुछ ही समय में इस बात को सिद्ध कर देगी, कहीं आग लगी है। कहने को आज के दौर में विश्वसनीय कविता लिखी जा रही है, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम। मैं तो कहता हूँ 10%। उस 10% में कृष्ण कल्पित का नाम होना हमें संतोष देता है। और व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो मुझे
अच्छा लगता है। धन्यवाद जी श्रोताओं, अभी सबसे पहले आपने नवल पांडे जो कवि भी हैं और पत्रकार भी हैं उनकी बात सुनी और उसके बाद में प्रबोध गोविल जी, आप दोनों का धन्यवाद। आपने रेख्ते के बीज में लिखा कि हिंदी की प्राचीन कविता परंपरा में विलुप्त कवियों की भी सुदीर्घ परंपरा रही है। एक कवि के रूप में मैं भी इस परंपरा का कवि मानता हूँ। ऐसा आपने किस सोच के साथ लिखा? अगर कोई कवि बनना चाहता है तो उसको अपनी परंपरा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कविता की परंपरा का जी। भारतीय कविता की परंपरा का। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, पिछले 50 वर्षों में हमने यूरोप की कविता, खासतौर से अंग्रेजी और लैटिन अमेरिकी कविता, पाब्लो नेरूदा, ब्रेख्त, वो महान कवि हैं दुनिया के, और तार्कोव्स्की और सारे लोगों को उनकी कविताओं से प्रभावित होकर के एक नई कविता का निर्माण किया, जिससे हिंदी के पाठक दूर होते चले गए जी। तब मेरी कविता का संघर्ष पहले दिन से ये है कि जो पाठक और हिंदी कविता की जो दूरी है, जो बन गई है, उसको फिर से क्या पाटा जा सकता है। तो मैंने यही कोशिश की है। और विलुप्त परंपरा तो जैसे कि कवि जब भवभूति तक ने कहा था कि भाई मेरी कविता को कोई, लेकिन होगा शताब्दियों बाद कोई होगा जो मेरी कविता समझेगा। तो एक कवि तो इस आशा से लिखता है, तो उसको इस जीवन में, एक कवि को इस जीवन में नहीं पहचाना जा सकता। जी जी। कवि की पहचान उसकी मृत्यु के बाद होती है। जीवन काल में वो कई तरह से पुरस्कार भी ले सकता है, चर्चा में भी बना रह सकता है, 50 तरह से अपना महत्व साबित कर सकता है, जो कि बहुत हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें। लेकिन जब वो नहीं रहता है, कविता तब रहनी चाहिए। एक कवि, जो कवि की साधना बड़ी विकट साधना है। ये पुरस्कार और शालों से बहुत दूर की चीज़ें हैं। तो मैंने इसीलिए उस परंपरा से अपने को जोड़ के इसलिए भी रखा कि मैंने उन सारे छंदों को अपनी कविता में रिवाइव करने की कोशिश की, जिसको कि हमारी आधुनिक हिंदी कविता ने भुला दिया, बिसरा दिया, छोड़ दिया, पिछड़ा मान के छोड़ दिया। अब जैसे दोहा एक छंद है प्रभात जी, आप तो जानते हैं कितना प्राचीन। ये हिंदी भाषा का जातीय छंद है जी। हर भाषा का एक जातीय छंद होता है। अंग्रेजी का जातीय छंद क्या है? सोनेट। उर्दू का जातीय छंद क्या है? उर्दू फारसी का गजल। और जापानी का क्या है? वो हाइकू। वो सारी चीज़ें। इसी तरह हिंदी का जो जातीय छंद है, उसको भी मतलब दोहा लिखने वाले को आपने कविता से बाहर कर दिया। जबकि सरप्पा से चल करके और कहाँ से, बिहारी से होते हुए, नागार्जुन से होते हुए, कबीर से होते हुए, रहीम से होते हुए, कैसे कैसे मतलब जबान पे चढ़ जाता है। तो ऐसी विधाओं को और ऐसे छंदों को भी हमने छोड़ दिया। उसको मैंने रिवाइव करने की कोशिश की। इसलिए मैंने उस परंपरा की, कि चाहे मैं विलुप्त रह जाऊँ, मतलब मेरा ये नहीं है कि एक कवि का नाम हो जाता है, बदनाम हो जाता है, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं अगर उस परंपरा को बचा पाया, तो मैं चाहे विलुप्त ही रहूं, लेकिन मैं कम से कम अपनी भाषा की इतनी सेवा तो करके जाऊंगा कि आगे कोई उसको आगे बढ़ाएगा। इस तरह से मैंने विनम्रतापूर्वक अपने को इस परंपरा का माना है। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि चाहे आप विलुप्त भी हो जाएं, लेकिन आप उस परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं, जबकि आज इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हर आदमी चाहता है कि बहुत जल्दी वो नाम अपना कमाए, पुरस्कार प्राप्त करे। खैर, कल्पित जी, आपकी कविताओं में कौन सा भाव या विचार आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। कविता एक विचित्र रसायन है, जो देखने से भी बनती है जी, जो सुनने से भी बनती है, जो घूमने से भी बनती है, जो प्रकृति के साथ जाने से भी बनती है। और किस क्षण क्या कौन सी तरंग में आपको कविता दिख जाए, तो ये इस तरह का मसला है। आपका सवाल क्या था? ठीक मेरा सवाल ये था कि आपकी कविताओं में वो कौन सा भाव है? केंद्रीय भाव क्या है? तो देखिए कि केंद्रीय भाव मेरी कविता में जो हमारा समय है, वही केंद्रीय भाव है। मतलब जो हमारा जो समय है, लेकिन उस समय को मैं आज के समय से ही नहीं पकड़ता हूँ। मैं अगर दारा शिकोह पे कविता लिखता हूँ, समरकंद पे कविता लिखता हूँ, जो 2000 पुरानी घटना पे, तो कविता वो घटना तो पुरानी है, लेकिन उसके जरिए भी मैं आज के समय को चित्रित करना चाह रहा हूँ कि आज भी वो प्रासंगिक है। तो बहता हुआ समय है, उसी को थामने की कोशिश कविता करती है। यही मेरा केंद्रीय भाव शायद है।
जी जी जी, ये बिल्कुल। मैं ठीक ठीक जवाब दे पाया हूँ कि नहीं, अभी मैंने सोच के दिया। नहीं नहीं, हाँ। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, क्यों कविता या साहित्य में कहीं भी समय का अपना एक महत्व रहता है, और अगर आप समय की नब्ज को नहीं पकड़ पाएंगे तो संभव है कि वो रचना आप नहीं कर पाएंगे जो आपके मन में आती है या विचारों में आती है। एक सवाल और मैं आपके बारे में पूछूंगा, ये कहा जाता है, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बाज़ दफ़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट कवि हैं। आप पारंपरिक मूल्यों और मान्यताओं को चुनौती देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? तो कवि का तो ये मुख्य काम है कि सब जो जितनी भी रूढ़ियाँ हैं, जो भी सामाजिक विचार हैं, उनको चुनौती दे। जी। और ये जो है पॉलिटिकली करेक्ट, तो ये एक कवि किसी राजनीति का गुलाम, चाहे वो मार्क्सवादी है, जैसे कि पॉलिटिकली करेक्ट कवि किसको कहा जाता है हिंदी में? जी। जो मार्क्सवादी, मैं प्रगतिशील लेखक संघ में हूँ, मैं जनवादी लेखक संघ में था, प्रगतिशील विचारों से मैं जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उसकी राजनीति की गुलामी हिंदी की कविता करे। उसकी स्वतंत्रता अगर कविता ने नहीं बचा के रखी है तो फिर कवि का होता बेकार है। फिर तो आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप सारी चीज़ें। एक कवि को अपनी स्वतंत्रता बचा करके रखनी पड़ेगी, चाहे और तभी वो अपनी कविता के जरिए स्वतंत्रता का, लोग कहते हैं कि साहब विचार से कविता बनती है क्या? मैं कहता हूँ कि कवि विचार से बनता है। जी जी। मेरा जो निर्माण हुआ है प्रभात जी, उसमें मार्क्स भी शामिल है, उसमें डार्विन भी शामिल है, उसमें भवभूति भी शामिल हैं, उसमें कालिदास भी शामिल हैं, उसमें गालिब भी शामिल है, उसमें मीर भी है, उसमें मतलब एक लंबी परंपरा है जिससे कि मेरा निर्माण हुआ है, मेरे विचार बने हैं। विचार को सीधे कविता में लिख देना कविता नहीं है, कविता नहीं है। मेरा निर्माण विचारों ने कर दिया और मैं कविता लिखूंगा, उसमें सारे विचार समाहित होकर के एक नई रसायन बनता है वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं, चाहे पॉलिटिकली इनकरेक्ट मुझे कहा जाता है कि मैं कई बार पार्टी लाइन से या इस तरह से, तो उस तरह से, तो जहाँ एक कवि अपनी स्वतंत्रता और अपनी बात कहने के लिए भी खुद को वो एडिट करे या खुद पर कोई लगाए, मैंने वो हटा दिया है। क्योंकि जो दुनियादार कवि हैं वो इसका ध्यान रखते हैं कि वही किसी कोई नाराज़ नहीं हो जाए, कोई ये तो नहीं है वो पुरस्कार कमेटी में है, वो ये है, तो इस तरह का ध्यान रखेगा तो वो आधा कवि तो उसका वैसे ही मर गया। जी बिल्कुल, कि भाई इनके खिलाफ वो है। तो मैंने इससे मुक्त रखा खुद को, इसीलिए शायद मेरी कविता या मेरे शब्दों में अभी कुछ प्राण बचे हुए हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। जी, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। निश्चित रूप से आज का जो लेखन है वो इन्हीं बिंदुओं पर पहले ध्यान रखता है कि कहीं सरकार नाराज़ ना हो जाए, कहीं किसी कमेटी के अध्यक्ष उसको अन्यथा ना ले, तो वो बहुत बचकर निकलना चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खैर, मैं चाहूँगा कि हमारे पास आज मौका है कि आपको सुने, कुछ और गुनगुनाएं या कविता कोई आपको लगती हो तो हमारे श्रोताओं को और भी सुना सके तो बहुत अच्छा लगेगा। श्रोताओं, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कवि और साहित्यकार श्री कृष्ण कल्पित जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। रेख्ते के बीज, मैं देख रहा हूँ किताब उनके हाथ में है। रेख्ते के बीज और अन्य कविताएं, जी, इसमें मैं कविता सुना रहा हूँ आपने। और ये कविता आपके उस सवाल का भी जवाब है कि कविता बनती कैसे है। जी, तो कविता के बनने का कोई नियम एक तरह से नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि तुरंत घटना के बाद नहीं लिखनी चाहिए कविता, ये भी कोई नियम नहीं है, और तुरंत लिख देनी चाहिए भी नियम नहीं है। आपको याद होगा कोरोना काल में एक घटना घटी थी। एक गुरुग्राम से एक बच्ची अपने घायल पिता को लेके साइकिल पर, हाँ बिल्कुल, दरभंगा तक गई थी। कितना 1200 कितना किलोमीटर चल करके, और वो एक मानवीय और मतलब द्रवित करने वाली घटना थी। तो जब वो साइकिल से लेके जा रही थी, वो अभी वहाँ तक भी नहीं पहुँची थी। ये कविता मैंने उस समय लिखी, अचानक भावावेग में लिखी जी, और ये इतनी वायरल हुई, इतना अनुवाद हुए इसके, मतलब एकदम। अच्छा, वो वहाँ तक पहुँची नहीं है, तब तक ये कविता भी लिखी जा चुकी है वो वहाँ पहुँचने के बाद। तो उसने मुझे इतना द्रवित किया उस दृश्य ने जी। मतलब कि एक किशोरी 15-16 साल की लाद के, मतलब एक बीमार बाप को कहाँ ले जा रही है, मतलब कि कोरोना काल में। हाँ। जी, तो इस कविता का शीर्षक है डूब मरो, इसलिए कि बैकग्राउंड बता दिया कि अब आपको इसका आनंद आएगा कि जी, तब लिखी थी ये कविता। डूब मरो कविता का शीर्षक है। वाह, स्वागत। मैं तुम्हारे तलवों पर जैतून के तेल की मालिश करना चाहता हूँ।
ओह, मैं तुम्हारे तलवों पर जैतून के तेल की मालिश करना चाहता हूँ। जिन हाथों से थामा था तुमने साइकिल का हैंडल, मैं उन हाथों को चूमना चाहता हूँ। वाह, गुरुग्राम से दरभंगा तक अपने घायल पिता को कैरियर पर बिठाकर ले जाने वाली स्वर्ण परी, मैं तुम्हारी जय जयकार करना चाहता हूँ। क्या बात। गुरुग्राम से दरभंगा तक अपने घायल पिता को कैरियर पर बिठाकर ले जाने वाली स्वर्ण परी, मैं तुम्हारी जय जयकार करना चाहता हूँ। तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साहस देखकर हैरान हूँ। आश्चर्य से खुली हुई हैं मेरी आंखें। क्या बात। तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साहस देखकर हैरान हूँ। आश्चर्य से खुली हुई हैं मेरी आंखें। मैं उन तमाम 33 कोटि देवी देवताओं को बर्खास्त करना चाहता हूँ जिन्होंने नहीं की तुम पर पुष्प वर्षा। ओह, मैं उन तमाम 33 कोटि देवी देवताओं को बर्खास्त करना चाहता हूँ जिन्होंने नहीं की तुम पर पुष्प वर्षा। मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाज़ों का आविष्कार क्या आतताइयों, अपराधियों और धनपशुओं के लिए किया गया था? क्या बात। इस महामारी में तुमने अपने चपल पांवों से 1200 किलोमीटर तक भारतीय सड़कों पर 7 दिनों तक जो महाकाव्य लिखा है, वह पर्याप्त है इस देश के महाकवियों को शर्मिंदा करने के लिए। डूब मरो शासकों, डूब मरो कवियों, डूब मरो महाजनों, ओ साइकिल चलाने वाली मेरी बेटी, मैं तुम्हें अंतस्थल से प्यार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अंतस्थल से प्यार करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत अच्छी और एक तरह से मन को छूने वाली ये कविता थी। और हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद एक सवाल मैं और कर रहा हूँ, उसके बाद हम फिर कुछ लोगों की बात सुनेंगे। अक्सर आप, क्योंकि अभी अजंता जी ने कहा कि 24 घंटे के कवि हैं, तो जो आदमी निरंतर लिखता है, निरंतर चिंतन मनन करता है, कभी कभी जो हम एक लेखन में चर्चा होती है कि एक राइटर्स ब्लॉक आ जाता है। ये तो एक आम बात है कि कभी ऐसा दौर आता है कि जब आप सोच कर भी कुछ भी नहीं सोच पाते, कुछ भी नहीं लिख पाते। लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि इसमें कभी आपको रीडर्स ब्लॉक का भी सामना करना पड़ा, कि कभी ऐसा मौका आया कि आप जो कुछ भी निरंतर लिख रहे हैं उसको पढ़ने वाले बहुत कम हो गए या बिल्कुल नहीं मिले आपको? ये भी एक ब्लॉक है। बहुत मेरे जीवन काल में भी बहुत इस तरह से नहीं लिखता रहा। बीच में ब्लॉक्स आए, 10 साल नहीं लिखा, 5 साल नहीं लिखा। और एक कवि जो होता है कि उसको मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 घंटा कवि रहेंगे। कवि अगर आप हैं तो 24 घंटे ही आप कवि हैं जी। अगर हैं तो ऐसा थोड़ी है कि 3 घंटे के लिए कवि हूँ, 3 घंटे के लिए मैं डायरेक्टर हूँ, 3 घंटे के लिए मित्र हूँ, 3 घंटे के लिए तो फिर तो बहुरूपिया हूँ मैं। ठीक है। कुछ नहीं हूँ। हाँ, जीवन में और भी काम करने पड़ते हैं, लेकिन कवि होने का मतलब ये नहीं है कि बाल बढ़ा लिए और कपड़े फाड़ लिए और ये कर लिए। जीवन में वो उसकी भी एक अलग इमेज है। जीवनानंद दास की एक पंक्ति है बंगला के कवि की जी, कि कविता तो बहुत लोग लिखते हैं लेकिन कवि कोई कोई होता है। क्या बात है। तो जो कवि होना है जो है ना, वो अगर नहीं होंगे, संवेदना नहीं होगी या आपका हृदय में वो प्यार मोहब्बत नहीं होगी जी, तो आप कवि नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे के लिए कवि अपना आप अच्छी भाषा जानते हैं, कोई भी लिख सकता है तो मैंने एक कविता लिख दी। कविता तो हृदय को छुएगी तभी बनेगी। जी नहीं, मैंने ये भी पूछा कि जब राइटर्स ब्लॉक तो आता ही है, लेकिन क्या रीडर्स ब्लॉक भी कभी का सामना भी किया? रीडर्स ब्लॉक तो उनके सामने आता है जो कि राइटर्स नहीं है, उनको रीडर नहीं मिलते हैं। बाकी मेरे सामने तो मैंने कम लिखा है, लेकिन मुझे तो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के पढ़ा है। क्या बात। और मेरी किताबें भी ढूंढ ढूंढ के पढ़ी हैं, चाहे वो शराबी की सुख्तियाँ हों। मैंने कम लिखा, बीच बीच में मैं साहित्य से आउट भी हो गया, लेकिन जब समय मिला तो मैंने खुद को फिर से वो करके जब काम करना शुरू किया तो एक नई पहचान मेरी मनी। तो पाठक के उसका नहीं है, मेरी तो पंक्ति लोग ऐसी याद दिलाते हैं कि जो मुझे ही याद नहीं रहती है कि आपने ये लिखा था। जी, मतलब जी, ऐसे पाठक वो इसलिए भी कि उनको लगता है कि ये कुछ ऐसी बात कहेंगे जो, तो इसलिए पढ़ते हैं लोग। अच्छा, ये जो मैं फेसबुक पे लिखता हूँ इसको पढ़ते बाद में पहले उसकी वो करते हैं, उसका वो प्रिंट लेते हैं पहले, ये सारी चीज़ें। तो राइटर्स ब्लॉक तो उनके सामने है जिनकी किताबें छपा लेते हैं लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, और वो है। और जो रीडर्स ब्लॉक की बात की, ये नई बात आपने कही कुछ।
जी सर, आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बातचीत का इस सिलसिला हम जारी रखेंगे। लेकिन आइए सुनते हैं, कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। कल्पित हमारे समय के हिंदी के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपने समय से मुठभेड़ें की हैं, अपने साहित्य में, अपने जीवन में और अपने हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी निज भाषा अर्जित की। उन्हें इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ मित्रों को कि वो कबीर के नजदीक हैं। इसलिए हैं कि उन्होंने न अपनी नौकरी देखी, न अपना जीवन देखा, उन्होंने जो सच लगा उस सच को अपने साहित्य में व्यक्त किया। और ये कबीराना अंदाज उनका जो है, ये मुझे हमेशा मोहित करता रहा है। मैं मुझे नहीं बल्कि उनको पढ़ने वाले तमाम पाठकों को कृष्ण कल्पित में एक ऐसा हमारे समय से मुठभेड़ करता हुआ एक ऐसा रचनाकार नजर आता है जो बेबाक अपनी टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँगी तो उनका गठन ऐसा है जो कि साहित्य में बने बनाए ढांचे को कभी स्वीकार नहीं किया, चाहे वो कविता हो या और कोई विधा हो। हालांकि उन्होंने कविता कवि के रूप में ख्यात हैं, लेकिन उन्होंने हर विधा में हाथ आजमाया। उनकी कहानियां भी मुझे बहुत मोहित करती हैं। तो समय समय पर उनकी टिप्पणियां जो है समाज पर, समय पर, राजनीति पर, बल्कि फिल्मों पर भी उन्होंने जो टिप्पणियां की वो अलग तरह की टिप्पणियां हैं। मैं कहना ये चाहूंगा कि उन्होंने अपने साहित्य में और बल्कि मैं तो जीवन में भी कहूंगा कि बने बनाए ढांचे को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से अपना फॉर्म खुद चुना और अपनी प्रतिबद्धताएं खुद तय की। वे एक ऐसे साहित्य साधक हैं जहां उनकी रचनाओं में अपने समय की अनुगूंजें साफ दिखाई देती हैं और वो समय की अनुगूंजें उस व्यक्ति के भीतर से उपजती हैं जो अपने समय से सीधे मुठभेड़ करके अपने साहित्य में उनको अभिव्यक्त करता है। और ऐसी अभिव्यक्ति कोई व्यक्ति कर सकता है जो कबीर के नजदीक हो। बल्कि मैं तो जोखिम उठा के कहूँगा, बल्कि मैं नहीं बल्कि उनको जानने वाले सभी मित्र लोग जानते हैं कि कृष्ण कल्पित बेबाक निडर अपने समय से मुठभेड़ करते हुए रचनाएं रचते हैं और वो हमारे समय का सच है। और ऐसे बिरले लोग होते हैं साहित्य में, उनमें से कृष्ण कल्पित है। मुझे बहुत खुशी है कि बॉक्स एफएम के इस अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम में हमारी मुलाकात आधुनिक हिंदी साहित्य के एक सुपरिचित कवि और गद्यकार श्री कृष्ण कल्पित से करवा रहे हैं। कल्पित जी ने अपनी अनूठी शैली और मौलिक विचारों से हिंदी के असंख्य पाठकों को प्रभावित किया है। उनकी कृतियां आधुनिक हिंदी साहित्य में वैचारिक और भावनात्मक समृद्धि का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। कृष्ण कल्पित की काव्य रचनाएं उनकी गहरी संवेदना, बौद्धिकता और अभिव्यक्ति के अनूठेपन को दर्शाती हैं। ये बातें उन्हें समकालीन हिंदी कवियों में विशिष्ट बनाती हैं। इसके अलावा उनके गद्य लेखन में भी विचारों की गहराई, सोच की मौलिकता और अभिव्यक्ति की स्पष्टता देखने को मिलती है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारी बौद्धिकता को झकझोरती भी हैं। उनकी सबसे चर्चित गद्य कृति एक शराबी की सूक्तियां हैं, जो एक संग्रह के रूप में उनकी लोकप्रियता का पर्याय बनती है। इस रचना में उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यंग्यात्मक और अत्यंत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया है और यह कृति पाठकों के बीच लगातार अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। कृष्ण कल्पित अपने गहन अध्ययन, अनूठे अंदाज और बेमिसाल अभिव्यक्ति के कारण हिंदी साहित्य में समादृत हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनसे यह सवाल जरूर पूछें कि समकालीन हिंदी साहित्य परिदृश्य को वे कैसे देखते हैं। मुझे उनके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी थे। इससे पहले डॉक्टर सत्यनारायण, वरिष्ठ साहित्यकार और जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। कल्पित सर, ये जो सवाल दुर्गा प्रसाद जी ने किया था उस पर आप डॉक्टर सत्यनारायण जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उन्होंने जो कहा है वो प्रेमवश कहा है, उसमें प्रेम झलक रहा है जी। तो वो मुझे कुछ भी बना दें तो ये उनकी मोहब्बत है। और दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी तो बड़ी पैनी दृष्टि रखते हैं साहित्य पे और आलोचक हैं और बहुत ही दूसरे ढंग से भी साहित्य और दूसरी जो अभिव्यक्ति के माध्यम है उनका भी उन पे नज़र रहती है। तो उन्होंने भी बड़े
प्यार से मुझे याद किया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो सवाल पूछा है कि समकालीन साहित्य जगत तो आप किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ, मैं उसी दृष्टि से देखता हूँ जिस दृष्टि से दुर्गा बाबू आप देख रहे हैं या आप देखते हैं। मैं कोई, हाँ, उसमें कुछ फ़र्क ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अब इतना, जैसे कि मैं 65 वर्ष पे होने पे आ गया, तो साहित्य में ऐसा समझिए कि 40-45 वर्ष मतलब साहित्य को देखते सुनते हुए, और आपका तो अनुभव मेरे से भी ज़्यादा है, तो हर दौर में ही ये इस तरह का जो दृश्य है अभी कुछ अधिक इसलिए हो गया है कि सोशल मीडिया, पहले भी मीडियोकर लेखक थे समकालीन, उसमें तब भी ये होती थी कि ऐसे ऐसे लोगों को महत्व मिल जाता है। तब भी आपको सब याद है कि सारी मतलब क्या क्या चर्चाएं होती थी, पत्र पत्रिकाएं थी, उसमें किस तरह की सारी चीज़ें होती थी। तो दृश्य में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अभी मीडियोक्रिटी का एक बहुत बड़ा हमला है, मतलब हिंदी साहित्य जगत पर। और इसमें जो मीडियोकर लेखक हैं वो प्रचार माध्यम और दूसरे तरीकों से और मीडिया के उपयोग से अपनी कृतियों का मतलब झूठा प्रचार करते हैं। उन्होंने दृश्य को बरगला दिया है, दृश्य को थोड़ा सा धुंधला कर दिया है। तो उसमें होता क्या है कि सामान्य पाठक ये नहीं जान पाता कि सही कृति कौन सी है, गलत क्या, वो यही समझता है कि यही सारी चीज़ें हो रही हैं। जो अधकचरे और मीडियोकर लेखक हैं या स्मार्ट लेखक हैं, स्मार्ट लेखक कितना बुरा शब्द है, जी। स्मार्ट, अरे स्मार्ट है तो कुछ और काम कर। तो स्मार्ट लेखकों की भीड़ हो गई है पूरी। तो इसमें लिखने वाले साधक चिंतक, इसीलिए मतलब वो बेचारों उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है तो कोई तीर चलाता है। जब तीर चलाता है तो कहते हैं वो तीर चला है, ये नहीं देखते कि ये चला क्यों है, ये तीर जी बिल्कुल क्यों चलाया है उसने, इस दृश्य के खिलाफ चलाया है। तो अब मैं क्या कहूँ, बैठ के चर्चा करेंगे इस पे। अभी इतना ही मैं बोल सकता हूँ। आपकी बहुत कृपा, धन्यवाद। एक सवाल मैं मनोविनोद की दृष्टि से पूछ रहा हूँ कि एक घर में दो कवि कैसे रहते हैं? कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। नहीं, कई तलवारें हैं। मेरे दादाजी भी कवि थे, मेरी माँ भी कवियत्री थी। एक नहीं है, कई म्याने हैं, कई तलवारें हैं। मतलब परिवार ही मतलब शिल्प, वो लेखन से जुड़ गए शिल्पकला के जरिए उन्होंने गांधी जी से जुड़ गए, विचारों से जुड़ गए। तो वो एक ऐसा लगा ही नहीं, बल्कि जैसे कि मेरे बड़े भाई हैं, वो भी तो उसी बैकग्राउंड से आए हैं। वो पढ़ते हैं लेकिन लिखने का कोई काम उन्होंने नहीं किया। तो ये एक वो संयोग की बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं और कोई प्रतिद्वंदिता या दूसरी तरह का नहीं है, क्योंकि ये खेल कविता का प्रतिद्वंदिता का नहीं है। ये बहुत गहरा मामला है अगर उसको लिखते जाएंगे, बल्कि उससे आसानी भी होती है कई बार कि बातचीत के जरिए। जी। कल्पत सर, आपने हिंदनामा की चर्चा करते हुए लिखा कि भारत एक खोया हुआ देश है, सबको अपना अपना भारत खोजना पड़ता है। मैं भी इस भूभाग पर भटकता हुआ अपना भारत खोज रहा हूँ। आपको हिंदनामा के जरिए भारत कैसा मिला? ये तो कृति पढ़ के ही जान सकते हैं। ये एक विचित्र काम हुआ मुझसे 3 साल की मेहनत से, क्योंकि ये जो है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है उस पर किताब है हिंदनामा कविता में। जैसे कि नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसे अमर्त्य सेन ने लिखा, जैसे दिनकर ने लिखा संस्कृति के, जैसे भारत भारती लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, तो और भी बहुत लोगों ने लिखा। ये एक आइडिया ऑफ इंडिया। तो एक कवि की दृष्टि में ये देश, और ये देश थोड़ी है, 5000 साल पुराना देश है, उसमें उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है जी। तो इसीलिए हिंदनामा बड़ी ऐसी कृति है जिसको कि काफ़ी व्यापक सराहना मिली। बिल्कुल। और मिली मतलब कि मेरी मेहनत का मतलब मुझे प्रतिदान मिला, लोगों ने बड़े उसको पढ़ा। तो उसमें भी यही शिकायत है कि भाई इतने बड़े विस्तृत उसको इतनी 300-400 पन्नों की किताब में तो नहीं समेट सकते। ये तो वानगी है और सारी चीज़ें, तो उसमें कृतियाँ छूट जाती हैं, लेकिन वही बात करनी चाहिए जो किताब में है। जी। जैसे कि आपने मेरी कविता पढ़ी, वही उसका सार संक्षेप है कि जैसे कि शाहनामा लिखा फिरदौसी ने अपने देश के बारे में ही। तो मैंने ये चैलेंज लिया कि प्रेम के बारे में लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, क्या कोई आदमी
अपने देश के बारे में इस तरह से, वो कवि सम्मेलन वाला देश नहीं, भारत जिंदाबाद और ये पाकिस्तान मुर्दाबाद, वो देश नहीं। जी जी। मतलब एक संवेदनशीलता के साथ आप देश के बारे में कविताएं या उसको पकड़ सकते हैं क्या? ये चुनौती मैंने उसको देख करके सीखी। वो तो 30 साल तक इसी पे लिखते रहे शाहनामा को, मैंने तो 3 साल ही लिखा। जी जी। तो इस तरह से जैसा आपने कहा कि हर आदमी अपना भारत खोजता है, तो मैंने भी अपना खोजा और उसमें जो मेरे समझ में आया है, लेकिन एक झलक इस महान सभ्यता की और मैंने उसमें दिखलाने की कोशिश की। तो वो बड़ा विचित्र काम था जो कोई और ही इशारे पे मुझसे हो गया जी, क्योंकि ये मेरा काम था नहीं। जी जी, तो बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। और ये कहा जाता है कि आज़ादी से पहले के भारत को अगर देखना चाहते हैं तो प्रेमचंद को पढ़ें, और आज़ादी के बाद के भारत को समझना चाहते हैं तो हरिशंकर परसाई को पढ़ें। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि आज़ादी के बाद के भारत को, एक विकसित भारत को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कृष्ण कल्पित जी के हिंदनामा को अवश्य पढ़ें। नहीं, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ दिया है। मैं तो उनके कदमों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैंने जो हिंदनामा उससे लिखा है वो अभी नहीं, मतलब देर तक पढ़ा। एक कवि की तमन्ना होती है कि मैं तो चला जाऊँगा लेकिन मेरी किताब रह जाए। ये नहीं कि 2 साल रह गए या आपने बिकवा दी, प्रचार कर लिया, 100 साल बाद 50 साल बाद भी किताब पढ़ी जाए, ये सोचकर ही मैंने वो किताब लिखी है। वो कितनी चल पाएगी ये तो उसके अंदर की ताकत को, और मैं देख भी नहीं पाऊंगा कि कितनी चल पाएगी, लेकिन मैंने यही सोच के लिखा है कि वो आगा 100 बरस बाद भी पढ़ी जाए। जी, एक बात मैं और पूछना चाह रहा था कि वरिष्ठ साहित्यकार आलोचक डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी ने हिंदनामा की समीक्षा करते हुए एक जगह लिखा है कि कविता के क्षेत्र में परंपरागत काव्य रूपों का विलोपन होता जा रहा है। शायद कवियों को यह लगने लगा है कि वर्तमान समय की संवेदना को परंपरागत काव्य रूपों में से किसी रूप में अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, ये तो अब विधाओं का जो है कि कई बार आप उपन्यास पढ़ते हुए आपको लगता है कि कविता जैसा आनंद आ रहा है, तो कविता वहाँ अंदर इंट्रोड्यूस होती है। कविता में आपको कई बार लगता है, मेरी कविताएं कोई पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे कि कोई कहानी सुन रहे हैं। तो ये एक दूसरे में जा रही हैं विधाएं, और एक नई विधा, जैसे कथेतर है, तो कथेतर कोई विधा नहीं है। ये हिंदी साहित्य के, मतलब लोगों को पता नहीं है कि ये एक कैटेगरी है। कैटेगरी मतलब बहुत सारी विधाएं हैं कथेतर के। वो प्रकाशकों ने एक शब्द दिया, ब्रिटिश प्रकाशकों ने, कि नॉन फिक्शन कि नॉन फिक्शन की किताबें उधर लगाओ और फिक्शन की इधर लगाओ। वो नौकरों को आदेश देते थे। तो वो जो नॉन फिक्शन है, हिंदी में नॉन फिक्शन में क्या आता है? नाटक, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, फला ढिमका। मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा, कथेतर का मतलब है कि कथा ही मुख्य है, बाकी इतर हैं। नाटक, अरे नाटक को आप इतर कह रहे हो? नाटक से तो संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य का शुरुआत होती है, और नाटक अपने आप में प्रतिष्ठित विधा है। उसको इतर में कैसे डाल रहे हो आप समझ रहे हैं मेरी बात है? हाँ, बिल्कुल। तो ये कथेतर का इस्तेमाल गलत हो रहा है कि विधा की तरह हो रहा है। विधा नहीं है ये कैटेगरी है प्रकाशकों की। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। जी, बिल्कुल, ये सही बात है। कभी भी मेरी भी एक रेडियो के बदलते आयामों पर एक किताब मैंने लिखने का प्रयास किया, तो मुझे ये पूछा गया, तो मैंने उनसे कहा ये कथेतर श्रेणी की किताब है। तो उन्होंने कहा कथेतर में भी कौन सी श्रेणी? तो मैंने उनको बताया कि भी ये संस्मरण श्रेणी है। सर, आपसे बातचीत करके इतना आनंद आ रहा है, समय का भी पता नहीं लगा, लेकिन हमारी अपनी समय की मजबूरी है। और अमायरा देख रही है चैट रूम को कि अगर कोई कुछ आया है। मुझे भी बहुत आनंद आया। तो पुराने मित्र मुकुल जी से मुलाकात हुई, आप भी मित्र हैं हमारे, और ये स्टूडियो में मतलब उन्होंने बना रखा है पुरानी ट्रेडिशन को मुकुल जी ने, तो बड़ा आनंद आया मुझे भी। जी। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा और उसके बाद में हम इस बातचीत को विराम देंगे। आपकी एक किताब और चर्चित है, जाली किताब। आपने लिखा है इसमें आलोचना भी और आलोचना की आलोचना भी है। कोई किताब जाली कैसे होती है?
हाँ, यही मैं कुछ किताब लिखी है मैंने। तो पहले फिर मैं कहूँगा कि वो किताब मैं बता नहीं सकता, यहाँ पे संक्षेप में बताऊँगा। जी जी जी। कि जाली किताब मतलब फोर्स्ड बुक। जाली किताब एक तो वो होती है जो प्रकाशक की नकली छाप लेता है, दूसरा बेचता है जाली किताब, मतलब ओरिजिनल की कॉपी करके आप करते हो जी। तो फोर्स्ड बुक जाली किताब। तो जाली किताब नहीं होती, उसी कंसेप्ट पे ये पूरी किताब है मेरी, जो आलोचना की भी है पूरा का पूरा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? पृथ्वीराज रासो से। बिल्कुल। आदिकाल से बिल्कुल। हिंदी साहित्य का इतिहास पृथ्वीराज रासो से शुरू होता है। उसकी उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है और अंत में लिखा है कि सिरे नाम ऊपर से लेके नीचे तक ये जाली किताब है। अब आप ये बताइए कि आप जिस हिंदी साहित्य की जहाँ से शुरुआत मान रहे हो और उस किताब को दूसरी तरफ जाली ठहरा रहे हो, इसी को मैंने काउंटर किया है। जी जी तो जी। अब यहाँ इतनी जगह नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाली किताब पढ़ेंगे तो लोगों को मेरे गद्य का आस्वादन उसमें मिलेगा। जी, तो श्रोताओं, आज आपने कृष्ण कल्पित जी को सुना और बहुत सी बातें उन्होंने बताई हैं जो ख़ास तौर से हमारे नए लेखक जो इस क्षेत्र में अभी लिखना सीख रहे हैं वो इस बातचीत को गौर से सुने तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कृष्ण कल्पित जी, आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने लगभग 1 घंटे से कुछ अधिक समय तक अपनी बातचीत कही। बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार। नमस्कार।